हमारे साथ में प्रदीप दा हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। कई सवाल आज हम इनसे पूछेंगे। प्रदीप दा, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने रेल टेका आंदोलन किया, बड़ा शांत नजर आ रहे हैं आप लोग। नहीं 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 दादा। सबसे पहले तो हमर दिगल जोहार प्रणाम। नहीं नहीं, शांत नहीं है। बड़ा चीज़ है कि आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से आज 6 महीना पहले आहूत की गई थी बिहार, सॉरी, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के तीनों राज्यों में 20 तारीख को रेल टेका का आंदोलन आहूत की गई थी तीनों राज्यों में 100 स्थानों। ये एक पहले से समाज का एक आंदोलन आहूत की गई थी जिसके तहत हम लोगों ने रेल टेका किया। आपका कहना है कि रेल टेका के बाद चीजें शांत हो गई। दादा, 12 तारीख को 81 गोष्ठी, 81 ठो अखड़ा, बस स्टैंड से लेके बरवाडा से लेके भोगदर तक प्रोग्राम है हमारी आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से। हम रुके कहाँ हैं? अभी 8 तारीख को पुरुलिया में बंगाल सरकार के द्वारा हमारे कुर्मी भाइयों के ऊपर घर में घुसकर उनके साथ इस ढंग से व्यवहार किया गया जैसे मानो कि वो टेररिस्ट हैं। जी बिल्कुल। और रेल टेका को न होने के चलते करीब अभी हमारे समाज के जांबाज बोलेंगे और आंदोलनकारी को आज अरेस्ट किया हुआ है, करीब करीब 70 से 75 लोग। इन सब चीजों को के विरोध में 8 तारीख को पुरुलिया का टैक्सी स्टैंड में एक बहुत बड़ी जनसभा कुर्मी समाज की ओर से हो रहा है। हम रुके नहीं हैं दादा, और हम झुके नहीं हैं। चीजें समाज की ओर से आहूत की जाती है। हम लोग पार्टी फॉर्म में हैं। जब समाज आहूत करती है तो समाज का कार्यक्रम है और कार्यक्रम चल रही है। प्रदीप दा, एक चीज और बताइए। कुछ लोग, आदिवासी समुदाय या समाज सवाल उठा रहा है कि रेल टेकना ये संवैधानिक लड़ाई इस तरह लड़ते हैं लोग। दादा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक छोटा सा बहुत छोटा उदाहरण देते हैं। एक आम आदमी ब्लॉक जाता है और वो जमीन का रसीद, म्यूटेशन, जो भी वगैरह वगैरह होता है, अगर उसकी नहीं होती है और वो व्यक्ति जब आत्मदाह करता है तो क्या ये संवैधानिक है? लेकिन एक संवैधानिक है, क्योंकि वो व्यक्ति अपना फंडामेंटल राइट है अपनी बातों को, चूंकि सरकार के द्वारा जाति आवासीय आय बनाना सरकार द्वारा प्रायोजित पदाधिकारी करते हैं और उस पदाधिकारी को सरकार पेमेंट देती है और उस पेमेंट को कहीं ना कहीं उस आम आदमी के डेली के कर के द्वारा उसको दिया जाता है। जब वो एक व्यक्ति अपने हक हकूक के लिए आत्मदाह जैसी इतनी बड़ी आक्रामक रुख ले सकता है, तो जहां 1 करोड़ की जनसंख्या है दादा, और उनकी हक हकूक की मार होगी, 1 करोड़ में सिर्फ झारखंड बोल रहा हूं, उड़ीसा और बंगाल जोड़ दीजिएगा तो 2.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक जाएगी, और इसकी भकमारी 75 साल से हो रही है। तो रेल टोकना तो छोटी बात है दादा। हमारी बस चले तो क्या बताएं, छोड़िए रेल टेका हम संवैधानिक तरीके से एक और चीज हमको बताइए। ये जो 342 अनुसूची में आप चाह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय को उसमें सूचीबद्ध किया जाए, ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। सबसे पहले टीआरआई जो है कि अपना प्रस्ताव सरकार को देगी, सरकार विधानसभा में पारित करके केंद्र को देगी, उसमें राज्यपाल की भी सहमति होनी चाहिए, फिर आरजीआई, फिर एनसीएसटी, ये तमाम लोग फिर अपनी सहमति जताएंगे, तब संसद में कानून बनेगा, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। समझ रहे हैं? तो दादा, हम बड़ा बड़ा आप बोले, बड़ा अच्छा लगा। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिन प्रक्रियाओं को आप कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए सूचीबद्ध करना है जो कभी नहीं थे क्या, या किस ढंग से? सरकार का जो प्रोविजन होता है, किसी भी फॉर्म को हम अप्लाई करते हैं तो फ्रेशर के लिए ये सारा कुछ है। जो फ्रेश लोग कहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारी सामाजिक सरोकार आदिवासी जैसा है, या हम बाय नेचर उस ढंग से हैं और अभी मैं सूची में नहीं हूं, मुझे सूची में डाला जाए, जिसके लिए जो आप प्रक्रिया बोले कि टीआरआई रिपोर्ट है, पुनः उस टीआरआई रिपोर्ट को राज्य सरकार को देना है, राज्य सरकार फिर अनुमोदन करके राज्यपाल को भेजेंगे, राज्यपाल से फिर वगैरह वगैरह आरजीआई,
वगैरह वगैरह वगैरह। ये उन लोगों के लिए है दादा जो कभी सूची में नहीं है। पहली बात आप जान लीजिए कि 1911 के गजट में हम जो उस समय के अंग्रेज शासक के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, चूंकि उस समय भी जो सर्वे अभी हो रही है, ये सर्वे अंग्रेज के समय भी होते थे कि यहाँ के ट्राइबल कौन है, यहाँ के शूद्र कौन है, यहाँ के फॉरवर्ड कौन है, यहाँ ओबीसी कौन है, या वैश्य कौन है, प्राकृतिक पूजक कौन है। इन सारी चीजों का आइडेंटिफिकेशन करके देश के अंदर 13 लोगों को, देश नहीं, हमारे झारखंड इस प्लेटू को, उत्तरी छोटनागपुर प्लेटू में 13 जनजातियों को उन्होंने एबोरिजिनल माने आदिम जनजाति के सूची में उन्होंने सूचीबद्ध किया, जिसको आप प्रकृति पूजक कर रहे हैं, जिसमें से कुर्मी हो, मुंडा, सारे लोग थे। उन सारे लोगों को जब देश आजाद हुई, संविधान बनी 6 सितंबर 1950 को, एक संविधान में प्रोविजन आया कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए जो प्रकृति पूजक है, जो शूद्र है, उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, समांतर लाने के लिए, समांतर इक्वलिटी लाने के लिए 342 धारा की बात कर रहे हैं, उसके तहत देश में कानून बना जिसमें एससी और एसटी जैसा वर्ड आया, आदिवासी, जिसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी, जिसमें 13 जो आगे से अंग्रेज सरकार ने एबोरिजिनल के रूप में जिन्हें चिन्हित किया गया, उस 12 को एडॉप्ट कर लिया और एक जात को उन्होंने छोड़ दिया, और वो जात है कुर्मी। तो बोला ना कुर्मी कृषक है। अरे भाई, मेरे को समझ में रहा, अगर कुर्मी कृषक थे तो 12 क्या कृषि काम नहीं करते तो तू लोग जीव का उपार्जन कैसे होते थे? वो लोग जीते कैसे थे, खाते कैसे थे? जब आदिवासी थे तो क्या खाते थे? खाली जानवर मार के खाते थे क्या? कंदमूल खाते तो कहते हैं, खेती नहीं करते थे? करते तो थे। अरे ये दादा, ये मत कहिए दादा, ये बड़ा अजीब सा चीज है। ठीक है, आप ये अभी जो डीएनए रिपोर्ट आ रही है, अभी हमारे हैदराबाद में डीएनए चेक हो रही है। जो अंडमान निकोबार का जो आदिवासी है ना, जो लोग कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, उसका डीएनए टेस्ट किया गया, और यहाँ के जो ट्राइबल हैं, सारे ट्राइबल, जिसमें कुर्मी का भी लिया गया डीएनए, उन सबों का जब टेस्ट किया गया तो उनका डीएनए यहाँ के कुर्मी के डीएनए से मैच कर रहा है। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। फिर आप कहते हैं, एक तरफ से आती है बात कि भाई कुर्मी का जो डीएनए है 65,000 साल पुराना है। उसी के आधार पे बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहा है वही इसी के आधार पे बोल रहे हैं। वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसका रिपोर्ट दिसंबर तक आ जाएगी आपके पटल पे, ऑथेंटिक रूप से। अभी रिसर्च चल रही है, और वो सरकार का एक प्रोविजन है, देश के अंदर ट्राइबल को टेस्ट करने का एक प्रोविजन है, जिसके तहत इसे टेस्ट किया है 100 से ज्यादा सैंपल ले लेके, और वो सैंपल का बहुत जल्दी आने वाला है दादा। और देखिएगा कि ट्राइबल कुर्मी जो है 12 जनजाति से पूर्वतः यहाँ रहते थे। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं दादा, सबसे बड़ा एक उदाहरण बताते हैं। हमको कृषक बोल रहे हैं, नो डाउट हम कृषक हैं, इसमें कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है। आज सोहरा एक पर्व होता है दादा, आप भी जानते हैं, अभी जस्ट होने वाला है, दिवाली आने वाली है। सोहराय पर्व कौन मनाता है? आप घूमे होंगे, क्योंकि आप तो पत्रकार महोदय इधर का। सोहराय अगर हमारे नजर में बोलिएगा तो रजवाड़ भी मनाता है, गोप भी मनाता है, तेली भी मनाता है, कुर्मी भी मनाता है, आदिवासी मांझी भी मनाता है। लेकिन बेसिकली जितना गाना है वो सारा गाना कुड़माली में है। अब जितना छंद है, ओहिरे कोई नहीं बोलता है। अच्छा। ये शब्दांश जो है ये कुड़माली से लिया गया है, और सारे कुड़मी लोगों ने लिखा है। जितना गाना है, आदिवासी जो सोहराय मनाता है उसमें जो गीत गाया जाता है, नहीं, आप देखिएगा आदिवासी का एक भी गीत अपना नहीं है। आप कभी पूछ लीजिए कोई आदिवासी से कि सोहराय का एक गीत गा दीजिए, दादा आप कभी पूछिएगा। और सोहराय जानते हैं आदिवासी लोग कब मनाता है? फरवरी महीना में। और आपको बता देते हैं प्रकृति के आधार पे फरवरी में किस ढंग से सोहराय मना रहा है पत्रकार महोदय, हमको बताइए आप। कोई, ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैं कह रहा हूं इसका। देखिए, कोई भी जो यहाँ जितनी भी पूजा है उसका एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग देखिएगा सोहराय में क्या करते हैं, बैल का वंदना करते हैं, उसका धान बैल से उसका अथी करते हैं। हम लोग घर के सामने जैसे बैल को घुसाते हैं तो वहाँ देखिएगा दादा कि हम लोग चौक पुरते हैं, फिर अथी करते हैं, फिर बैल को घुसाते हैं, लोग वाहल पूजा करते हैं। ये वगैरह वगैरह किसी अन्य जाति में नहीं है। आप बोल देते हैं, कई गो रजवाड़ घर में आप देखे हैं, कई गो घर तेली घर में आप देखे हैं,
नहीं मैं देखा रजवाड़ घर है नहीं, मेरे, वो लोग- मैं था रजवाड़ गांव में मेरा था। आप वो देखा देखी है, लेकिन उसका ओरिजिन मैं हूं। वो देखा सीखा में हो गया है। अब छठ पर्व आप कर रहे हैं दादा, इसका मतलब छठ आपका है क्या? ये बात तो अरे दादा ऐसा नहीं बोलिए, छठ आप भी कर रहे हैं, देखा सुखा करता है, लेकिन बेसिकली इसका उद्भेदन इसका प्रकृति से जुड़ा हुआ है दादा। जब धान काट के किसान वर्ग, खेतीहर, कुड़मी जनजाति लोग जब लाते थे तो धान काट के जब अपना घर में ले आते थे, तो लोग इस पर्व को, सोहराय को आनंद करने के लिए लोग मनाते थे, ढाक ढाल बाजना के साथ कि हम पूरा खेती बाड़ी ले आए और साल भर का अनाज अपना घर में हम संजीवित कर लिए, अब साल भर हमको चिंता नहीं करना है। इसके चलते सोहराय मनाया जाता था दादा। और सोहराय बेसिकली कुड़मी जनजाति का अति है, मुख्य पर्व है। लोग कहता है आदिवासी का पर्व है, तो फरवरी में नाम क्यों हो रहा है? आदिवासी कृषक नहीं है, वो लोग जंगली। प्रदीप दा, इतना आप पुख्ता तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, लाखों में मिलियन में लोग आपकी बात निश्चित तौर पे सुनते हैं, लाखों में लोग पूरे झारखंड में, जहां तक आपको मेरे को मालूम है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो लकुर कमेटी है, काका कलेक्टर आयोग है, ये दोनों कमेटी कुड़मी को क्यों जनजाति मान्य से इनकार किया? ये बताइए दादा, ये दोनों कमेटी का गठन सरकार बनने के बाद हुई, देश आजाद हुई 1950 में, उसके बाद ये दोनों कमेटी बनी है। जी और ये दोनों कमेटी कांग्रेस कारगिल में हुई है। थोड़ा तथ्यों को समझिएगा दादा, ठीक है बड़ा गंभीर बात बोल रहे हैं। जी, एकदम समझिएगा। एकदम बोलिए ना। सारी दोनों कमेटी बनी है कांग्रेस के कार्यकाल में। कांग्रेस के जो बहुकथित उस समय के लोग, राजघराने के जो लोग थे, जब देश आजाद हुई, उन लोगों को इस झारखंड प्लेटू में से लेकर, झारखंड प्लेटू माने आपका उत्तरी छोटनागपुर का मुख्यतः अंश, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, आपका सरायकेला, खरसावां, आपका चले जाइए इधर, इन जो जगहों पे आज जितना भी डैम है दादा, वो सारा डैम कहाँ है? तेनूघाट डैम कहाँ है? आपका मैथन डैम कहाँ है? आपका पंचायत डैम कहाँ है? आप सेल कहाँ बैठा है? रेल कहाँ से गया है? और जितने बीसीसीएल और सीसीएल का इकाई है, वो दादा कहाँ है? टाटा कंपनी कहाँ बैठी है? इन सारे जमीन बैठे हुए हैं कुड़मी के जमीन में। और उस समय के जो औद्योगिक घराने थे, उनको ये पूरी तरह से पता था कि आदिवासी के जमीन लेने के लिए हमको कहीं ना कहीं ग्राम सभा कराना पड़ेगा। पेशा कानून जो कि कहीं ना कहीं अंग्रेज ने एक जमीन को सुरक्षित करने के लिए, जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने के लिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट 1908 में किया गया था दादा। आज हम लोग नहीं, 1908 में किया गया था। और सीएनटी एक्ट में कौन कौन जाता आते हैं? कुड़मी आता है, आदिवासी आता है। आदिवासी प्रखंड से प्रखंड ले सकता है, और कुड़मी का जमीन जिला में जिला से ले सकता है। रहीम भाई, आप मेरा जमीन नहीं रजिस्ट्री कर सकते हैं। क्यों? महतो तो यहां बहुत सारे हैं, तेली महतो भी है, लेकिन तेली की जमीन आप ले सकते हैं, कुमार का जमीन आप ले सकते हैं, कोरी की जमीन आप ले सकते हैं, लेकिन कुड़मी की जमीन ले लीजिए। तो ये अंग्रेज ने उस दौर में, पत्रकार महोदय बहुत बहुत बिल्कुल बहुत तार्किक चीज है कि अंग्रेजों ने उस समय इसलिए बनाया था कि ये आदिम जनजाति है, इन लोगों के जमीन, जल, जंगल को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। आप कह रहे हैं कि कुड़मी आदिम है, हाँ, तो वर्तमान में मैं इसलिए कह रहा हूं कि लकुर कमेटी का कलकर आयोग इस टाइम भी, उनके समय में भी कहीं ना कहीं कुड़मी का प्रस्ताव था ही, तभी ये लोग जो इतिहास बताता है कि भाई इन लोगों को इनकार किया गया। तो आदिम लक्षण कुड़मी में है। अरे दादा, आज आप चलिए ना गांव, देखिए दादा, आप शहर में बाजार में नहीं पता चलेगा। कुड़मी तो बड़ा फॉरवर्ड है, ऐसे लोग कह रहे हैं, एकदम देखते हैं। ये दादा ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, आदिवासी में हेमंत सोरेन नहीं है क्या? आदिवासी में अर्जुन मुंडा नहीं है क्या? तो गोटे मांझी, तब तो फिर आदिवासी का एसटी का आरक्षण हटा दीजिए। आप तो ऐसे जब बात बोल रहे हैं, आप ही ना बोले हैं कि बहुत तेज तरार हैं आप लोग। नहीं, ये बोला जाता है कि भाई, हम भी आपको बोल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा तेज हो गया, एसटी से बाहर कर दो। हेमंत सोरेन एसटी सीट से क्यों लड़ता है? एसटी का फायदा हेमंत सोरेन को मिलना चाहिए। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछता हूं, अर्जुन मुंडा को मिलना चाहिए, बाबूलाल मांडी को मिलना चाहिए। यार, कुछ लोगों से पैरामीटर तय नहीं होता है। समाज में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, तो पूरा समुदाय है क्या? आप पूरे समुदाय को मत रखिए, समुदाय का ही है। ठीक है प्रदीप दा, देखिए 1981 में जब पहली बार जनगणना हुई तो 10 लक्षण थे,
अब कुछ लोगों ने बड़ी चालाकी करके 5 नियम बनाए। आज के डेट में कुर्मी अगर कोई देवी देवता को मानता है तो उससे वो उनकी विशिष्ट पहचान या उसको कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी भी कोई भी देवी देवता को पूजता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात हमको बताइए कि भौगोलिक अलगाव का शिकार कुर्मी कब हुआ? 1950 से। अरे 1950 भौगोलिक भौगोलिक अलगाव का मतलब ये हुआ कि ऐसा कुर्मी गांव कहीं दिखा सकते हैं कि आज भी वहाँ पर जो सरकारी संसाधन है वो नहीं पहुंच पाई, सड़कें नहीं बन पाई, जंगल में वास किए। आप नहीं है, चलिए कांके के गांव ले चलेंगे। एक गांव ले चलिएगा ना। नहीं नहीं, मैंने बहुत से गांव है, मैं ये गांव ले जाऊंगा आपको उदाहरण के स्वरूप। सैकड़ों गांव है जहां आज भी रोड नहीं है, बिजली नहीं है, आज भी। वहाँ उस बिहार में कुर्मी हाँ, वास कर रहा है। अरे भाई चलिए, एक दिन चलिए पत्रकार महोदय हमारे साथ। रामगढ़ का कांको के सामने एक जगह है, पतरातू के पास, मैं ले चलूंगा आपको। वहां के लोगों का जीवन यापन आप देखिएगा ना, तो आदिवासी से भी नीचे स्तर पे है। हाँ, ऐसा नहीं है। आप चले चलिए परासनाथ के तराटी में, लोगों का जीवन यापन देखिएगा आर्थिक रूप से कितने कमजोर है। आप पूरे झारखंड में एक बात बता दीजिए दादा, आप बहुत अच्छा बात बोले कि हमारा सर्वे बताइए पूरे झारखंड। कुछ लोग जो है कि अदर कास्ट के, आदिवासी ही नहीं, अदर कास्ट के लोग भी, हम पत्रकार हैं तो निश्चित है कि हमारे साथ लोग चर्चा करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कुर्मी कैसे आदिवासी है, ये तो हम समझ में नहीं आता है। दादा ये चीज बताइए, किसी का कोई इतिहास जाने कमेंट करता है तो बड़ा बुरा लगता है, भले इतिहास जानिए। कुर्मी कैसे है, मैंने एक उदाहरण दिया आपको। सीएनटी मेरी जमीन है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि भौगोलिक अलगाव का शिकार भाई। मैं आपसे पूछा कि मेरे जमीन पे सीएनटी लगा हुआ है, ये मैंने लगाया, आपने लगाया? नहीं, किसने लगाया? पहले तो अंग्रेजों ने लगाया था, बीच में अंग्रेजों ने लगाया। तो अंग्रेज बुर्बक थे क्या? बुड़बक तो नहीं थे, जरूर उस समय वो सिम्टम। पहली बार उन्होंने जनसंख्या कराई, जातिगत जनसंख्या कराई। आज जो भी हम सरकार चल रही है ना, सारा अंग्रेज के दिए गए नियम और प्रोविजन से ही चल रही है। आज जितने भी धाराएं हैं, सिर्फ उसमें ब्रिटिश रूल था, उसको हम इंडियन पेनल रूल कर दिए। सारे कुछ देश के अंदर उसी आधार पे चल रही है। पत्रकार महोदय, लोग कहते हैं जब उसको हम मानते हैं, उसके धारा को, प्रोविजन को, सबको मानते हैं, उसका इंडियन सब जितना देश के अंदर कानून है सब अंग्रेज का मानते हैं, तो उन्होंने 1960 में हमें रखा गया है सीएनटी में। तो जब मेरी जमीन सीएनटी में, मेरा सिम्टम सीएनटी में, एबोरिजिनल में हम 13 जात में हम हैं, तो फिर 1950 में कैसी ऐसी 6 अक्टूबर को हो गए कि मुझे सीएनटी से बाहर कर दिया गया? एगो दादा, हम बड़ा प्रचलित कहावत सुने हैं, कौल कुर्मी कोड़ा वेद शास्त्र छाड़ा। लेकिन क्या कुर्मी समुदाय आज के डेट में ऐसा लगता है कि वो अपना एक अलग टाइप का धर्म मनाते हैं, अलग अलग टाइप का जाति हैं? ऐसा तो अनुभव नहीं होता। नहीं, देखिए दादा क्या होता है, सो देखिए, आज आप बड़ा अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा बात बोले कि आप बोल रहे हैं कि कुर्मी में ऐसा हमने नहीं देखा, ऐसा हमने सिम्टम नहीं पाया आज के डेट में। जी दादा एक चीज बताइए, जितने भी 100 मिनरल जो फैक्ट्रियां गए, जो मेरे संसाधन अरबों के रुपया गए, वहां के संपत्ति के एवज में मुझे एक नियोजन दिया गया। जब नियोजन मिला तो मुझे नौकरी हुई, जब नौकरी हुई तो आर्थिक रूप से हम बढ़ोतरी हुई ना, उसको आप देख रहे हैं पत्रकार, उस नजरिए से देखिए। उस नजरिए से देखिए। या अभी हम कहते सीशल मेरा 600 एकड़ जमीन गया और 600 आदमी का नौकरी हो गया, तो 600 आदमी तो आगे हो गए, अब वो देख रहे हैं कुर्मी को। इससे कम्युनिटी का जो संकोची स्वभाव है वो विलुप्त हो गया। हाँ, यही चीज आप देख रहे हैं। लेकिन मेरे 600 एकड़ जमीन को आप कभी नहीं बोले। नहीं, मैं सवाल कर रहा आप मैं वही जवाब दे रहा हूं कि मेरे जो 600 एकड़ जमीन गए, वो जमीन कौन देगा? तो ये आप मानते हैं कि कुर्मी वर्तमान में पिछड़ेपन का शिकार नहीं है? है भाई, जिनकी नौकरी उनका गया, उनका हुआ। सारी जगह तो नौकरी है, पारसनाथ में कहां नौकरी हुआ? ऐसा नहीं, हजारीबाग में कहां नौकरी होगी, बगोदर में कहां नौकरी? वहां लोग पिछड़ेपन का, टुंडी में कहां से होगी? टुंडी का गांव चलिए, टुंडी के तराई में चलिए, गिरिडीह के तराई में चलिए, जहां हमारे लोग बसवास करते हैं, वहां की स्थिति तो आज भी वही स्थिति है, आज भी बद से बदतर है। आप किन जगहों की बात कर रहे हैं? बोकारो में आके देखोगे तो बोले कुर्मी का स्टेटस बहुत अच्छा है। अब जाइएगा जमशेदपुर तो बोलिएगा वहां सुधीर महतो बहुत स्टैंडर्ड रहते हैं।
विद्युत में तो बहुत बढ़िया रहते हैं, यही ना बोलिएगा आप। हमने एक बात ना बोलिएगा। नहीं, बात सही है कि भाई जहाँ पे जमीनें गई, जहाँ पे लोगों को नौकरी लगी, वहाँ स्टेटस ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं लगी वहाँ आज भी कमजोर है। अब देखिए ना दादा, टुंडी का कोई गांव घूरिए। मैंने यही एक वीडियो चलाया था मेरे चैनल में, मैंने पूछा भी था कि भाई आप हौड़ हैं तो कुड़मी ढोड़ है, दोनों भाई हुए, तो बोलता है कि ढोड़ तो काटता है। और हड़ो नहीं काटता है, हड़ो नहीं काटता है, कहाँ काटता है? दारू पी के सबको काटता है, आपको नहीं पता है। ढोड़ काटता है लेकिन जहर होता है, नहीं, जहर तो नहीं होता। ये फर्क है, ये फर्क है। ढोड़ काटता है लेकिन जहर नहीं होता है। अच्छा, ये कुड़मी का आदत है, लड़ाई जरूर करेगा लेकिन उतना ही आपसे प्यार करेगा। कुड़मी हर लोगों को लेके चला है। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आज पे अभी मार्केट में लगता है कि कोई जयराम को उल्टी सीधी बातें बोलकर, मतलब जो है कि वीडियो बनाता है, खूब लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में जयराम का ग्राफ घटा के बढ़ा। देखिए दादा, एक चीज हमको बताइए। ये बहुत बड़ा सवाल हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं दादा, एक चीज बताइए, हमको एक चीज बताइए। जयराम का ग्राफ ना घटा था ना बढ़ा है, जयराम जहां है वहीं है। सिर्फ उसने एक बात कह दी, अभी तक जयराम 16 आना की लड़ाई लड़ रहा था। पहली बार वो अपनी जब लड़ाई लड़ा तो लोगों ने उनको अंडर एस्टिमेट करने लगा, लेकिन लड़ाई जब 16 आना का लड़ा था तो सब लोगों ने ताली बजाई, और जब अपनी लड़ाई लड़ाए तो 15 आना उनको गाली देने लगा, जिसके चलते आपको नैरेटिव लग रहा है कि नेगेटिव की ओर जा रहा है। लेकिन वो जब लड़ाई, लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया जब वो संविधान का जब वो शपथ लेते हैं, जीतने के बाद में संविधान का शपथ लेते हैं, और शपथ लेने के बाद और उनको जिताने में सब जाति की भूमिका रही है, तो सिर्फ कुड़मी की लड़ाई क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हांसदा कौन जात के थे? वो तो आदिवासी, हांसदा, सूर्य हांसदा किस कौन जात के थे? आदिवासी थे। तो उसमें आप नहीं बोले पत्रकार महोदय की कुड़मी का लड़ाई लड़ा? हमको लगा सूर्य हांसदा कुड़मी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल मेरे, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, मैं आपको भी नहीं बोल रहा। फिर पत्रकार महोदय आप नहीं लीजिएगा, मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ, उन्हीं को इंडिकेट कर रहा हूँ कि सूर्य हांसदा सूर्या महतो तो नहीं था। नहीं नहीं था ना, कुड़मी नहीं ना था, नहीं, तब तो ताली बजाए। अभी मतलब रिम्स 2 का अति हो रहा था, जमीन अधिग्रहण का जबरदस्ती कर रहा था, उसमें हमारे देवेंद्र भाई और जयराम बाबू गए तो सब लोगों ने तो ताली मारा। जब अपनी बात किए, आप बोलते हैं संविधान ने हमको दिया, हम आर्टिकल के आधार पर संविधान में लिए कि हर जाति वर्ग के लिए हम शपथ लेते हैं, ये अच्छी बात है। मैंने किस जाति का वर्ग का बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सब लोग करे, सब लोग काम करे। हम उनके साथ नहीं रहे तब ना, भाई जयराम उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा तब तो। हम हर लड़ाई में आपके साथ हैं, लेकिन अपनी लड़ाई जब होगी तो क्या मैं न रहूं? ऐसा कहां लिखा हुआ है प्रोविजन में? ऐसा कहां संविधान में लिखा हुआ है? एक तरफ जो वर्तमान में जिन जातियों को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध किया गया है, उन लोगों की मांग है सरना कोड। क्या कुड़मी समुदाय भी सरना कोड की मांग करेगा? हमने तो बोला दादा, जो लोग लड़ाई लड़ रहा है वो सरना का लड़ाई लड़े मेरी लड़ाई के साथ, और मेरी लड़ाई को जिस दिन वो साथ दे दे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं झारखंड के सरना कोड के लिए प्रदीप महतो 1 नंबर पर रहेगा और उसकी लड़ाई को संग लड़ेंगे। बशर्ते हमारी लड़ाई को वो साथ दे, इसमें बेमनस्ता नहीं करे। शिबू सोरेन, रामदयाल मुंडा, सुरेश सिंह बेसरा भी जिंदा है, पुराने ऐसे सैकड़ों आदिवासी हैं जिसने कुड़मी को आदिवासी बोला है। इतना ही नहीं पत्रकार महोदय, आपको मैं बता देता हूं, जेएमएम के संविधान के 26 नंबर क्रमांक में देख लीजिएगा, जो संविधान होता है पार्टी का संविधान, जेएमएम के संविधान के 36वां क्रमांक में कुड़मी को आदिवासी माना है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार के मुखिया से, सरकार के मुख्यमंत्री से ये जानना चाहता हूं, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री 6 साल से है, उसका इस बारे में क्या स्टैंड है? वो क्या कहना चाहते हैं कि वो अपना संविधान को मानते हैं, या उस साइन जो नीचे हेमंत सोरेन चाहे शिबू सोरेन का है, बिल्कुल वो क्या रॉन्ग है क्या? अगर रॉन्ग है तो ये स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री दे। ये मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से। ये मैं सत्ताधारी पार्टी को ये चैलेंज करता हूं कि वो पार्टी में सारे संविधान के पॉइंट्स के बाद जो साइन किए हुए, वो साइन उनका है कि कहीं गलत तो साइन नहीं है? और 25 सालों से है संविधान में, 25 साल से संविधान में वो 36 नंबर क्रमांक में है, और वो पार्टी
पिछला बार 42 विधायक और सांसद का साइन था, जिसमें हेमंत सोरेन जी साइन किए हुए हैं, पहला नंबर। आदिवासी पहला नंबर पे। आज वो मुखिया जवाब दे, क्या वो किस लिए साइन किए थे? बुड़बक तो नहीं थे, पढ़ लिख के साइन किए थे ना, पढ़ लिख के ना साइन किए थे माननीय। लेकिन आप लोगों की मांग तो राज्य सरकार से नहीं है, केंद्र सरकार से। फिर मैं बोलना चाहता हूं, फिर ये क्यों लोग यहाँ विरोध में धरना दे रहे हैं, विरोध में रैली हो रहा है, क्यों रैली कर रहा है? हम तो जानना नहीं चाह रहे जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? जब राज्य सरकार तुम्हारी मांग नहीं है तो राज्य के लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्यों चिल्ला कर रहे हैं? ये सारा 8 तारीख को प्रदीप दा, 8 तारीख को आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से हजारों की भीड़ डीसी महोदय के साथ साथ में और संबंधित अधिकारी के साथ मंत्रीगणों को वो लोग ज्ञापन सौंपेंगे। दादा, मैं आदिवासी समाज को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस पूरे झारखंड भूभाग में विनोद बाबू कुड़मी समाज का नेतृत्व करते थे और शिबू सोरेन जी आदिवासी समाज का। सन 1970-71 जिस समय यहाँ पे सूदखोरी, लोग जमीन हड़पते थे, बहू बेटी के ऊपर इज्जत डालते थे, इन वर्गों के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किए जाते थे, तो उस समय गुरुजी और हमारे आदरणीय विनोद बाबू ने कुड़मी और आदिवासी को साथ लेकर संजोग के 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी की स्थापना की थी, और जिसकी अभी सरकार है विगत 6 सालों से। हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि इसको तत्काल ढंग से, इस मुद्दे को, हमारा राय है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार इस पे अपना स्टेटमेंट दे कि उनका राय क्या है, और अपना राय से केंद्र सरकार को अवगत कराएं कि ये इनका वाजिब मांग है। चलिए ठीक है, वाजिब तो मांग है, लेकिन आज हम अपने कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड के लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि कुड़मी समुदाय को क्या लगता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुड़मी समुदाय की मांग को मान सकते हैं? नहीं, हमने क्या बोला, एक चीज आपको बोले पत्रकार महोदय, एक बात समझ लीजिए, हमारी मांग जेन्युइन है, हमारी मांग संवैधानिक है, हमारी मांग कानूनी रूप से है। मुझे क्यों हटाया गया, इस बारे में मैंने सारा ब्रीफ आपको करा दिया गया कि मुझे क्यों हटाया गया। मेरे को देश आजाद होने के पहले अंग्रेजों ने हमें माना कि हम जनजाति हैं, और जब देश आजाद हुआ तो सबको आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए लोगों ने सोचा विचार किया। वर्तमान कांग्रेस सरकार थी, तो मैंने कहा ना कि 10 क्राइटेरिया जो पहली बार जब 1881 में जब पहली बार जनगणना हुई, 10 क्राइटेरिया में से उन्हीं में से 5 क्राइटेरिया को 1950 में देखा गया, और उसके हिसाब से कुड़मी को कृषक कहा गया। अरे भाई, हमने क्या बोला भाई, वो लिखित है क्या दादा? वो कहीं है सिम्टम में, कहीं लिखित है? इतिहास जब पढ़ते हैं तो भाई कृषक आप कैसे कर दिए अपने मन से? कृषक एबिजिनल है, ये 13 जात को ये आप मान रहे हैं, और एबिजिनल को आपने वहां एसटी माना कि ये प्रकृति पूरक है, ये यहाँ के भूमिफोड़ है, यहाँ जनजात है, ये लोग कहीं से आए नहीं है, ये लोग का यहाँ स्वतः यहाँ के जंगल जमीनों से अपना। तो प्रदीप जी, मैं वही सवाल आपसे तब से समझने का प्रयास कर रहा था, जो 5 क्राइटेरिया 1950 में जो उस वक्त के तत्कालीन के जो भी राष्ट्रपति रहे होंगे, उन्हीं के हस्ताक्षर के बाद में जिन आप लोगों को बाहर निकाला गया। नहीं, वो अब ये कहीं नहीं लिखा है, ये बात आप नहीं समझ रहे हैं। ये लोग हमेशा बोलते हैं प्रिंट मिस्टेक है, भूलवश हो गया है। आज भी आप कहीं पे सर्च मारिए, ये सरकार की तरफ से बयान है। हाँ, बयान है कि भूलवश छूट गया, प्रिंट मिस्टेक है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है दादा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, बात को समझिए। अरे भाई, उस समय ऐसी कोई कैरेक्टरिया हम पे नहीं पाया गया, ऐसा कहीं नहीं हुआ, कहीं सर्वे नहीं हुई थी, आप समझ लीजिए। उस समय 1950 में 5 आधार बना, ये ऐसा कहीं कोई सर्वे नहीं हुई थी, कहीं कोई सर्वे नहीं हुई थी। देश के अंदर वहां के कमेटी बनाए गए, कमेटी ने जिन जिन जातियों को रिकमेंड किया गया और जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर था उनको एससी में रखा गया, ओबीसी में उन लोगों को रखा गया जो कृषक वर्ग से हैं या फिर जो वैश्य वर्ग से हैं या वगैरह वगैरह लोगों को, और एसटी में उन लोगों को रखा गया जो लोग एबिजिनल थे। कोई सर्वे नहीं हुआ, सर्वे कहां से होगा? 47 में देश आजाद हुए, 50 में आपकी संविधान बनी, तो सर्वे कहां से होगा 3 साल के अंदर? दादा, चीजों को समझना है, आप चीजों को समझिए। ये कहां से क्राइटेरिया 3 साल में, 3 साल में? ये जो भाषा का स्तर
गिरता जो जा रहा है। ये तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा, तर्क होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होनी चाहिए, तर्क होनी चाहिए। मैं आपसे पुनः कहता हूं, मैं भी आपसे सारी बात बोला, गुडविल पाने के लिए, लालित्य नहीं, नहीं, पाने नहीं, के लिए ऐसा भाषा का स्तर इतना गिरा देता है आदमी। मैं आज भी आप भी करीबन हमसे 30-32 मिनट बात करने जा रहे हैं आप, जी लेकिन आप आपकी भाषा हम देखें कि कहीं कोई नहीं, काहे काहे को किसी से, अरे भाई मैं किसी भी आदिवासी के लिए मैं उसके विरोध में नहीं होता था। मैं एक बहुत छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूँ, आप आपकी रूह कांप जाएगी आंकड़ा देखिएगा तो। सरकार महोदय, मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, बड़ा आपको बड़ा एक आंकड़ा, अभी मैं बड़ा मैंने स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा तो बड़ा मैंने क्या कहिएगा, आप बड़ा मैंने एकदम डाटा को थोड़ा सा सुनिएगा पत्रकार महोदय, मैं जिन चीज़ों को कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा गंभीरता से इन चीजों को सुनिएगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका तथ्य क्या है और उस तथ्यों में क्या है। जैसे अभी लोगों के, आदिवासी के मन में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नैरेटिव हो रहा है कि अगर कुर्मी आदिवासी में हो जाएगा तो आपकी हकमारी करेंगे। बिल्कुल ये बात आ रही है ना दादा? एकदम आ रहे हैं। आ रहे हैं ना पत्रकार महोदय? अब मैं आपको दिखाता हूं कि देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर हकमारी किसने खा रहा है, वही मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल दिखाइए। ब्रीफिंग कराता हूं डाटा के साथ। एक डाटा, एक हमारे पास डाटा है, उस डाटा से आपको ब्रीफ कराता हूं, आपकी आंख चौंधी रह जाएगी। देखिए 2011 के जनगणना का एक रिपोर्ट है जी जिसमें हमें एक छोटी सी ब्रीफिंग आपको देने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल दीजिए। पूरे झारखंड में जो एसटी के जनसंख्या 2011 का सेंसस के आधार पर दिया गया है, जो मेरे पास आया हुआ है, संथाल की जनसंख्या 2,75,000 27,54,723 है, माने 31%। ट्राइबल में, पूरे में नहीं, होल में नहीं, ट्राइबल का संख्या में। उरांव की जनसंख्या 1,16,16,618, तकरीबन ये 19% होते हैं ट्राइबल में। मुंडा 12,29,221, आपकी परसेंटेज 14%। हो 9,28,000, 10%। खरवार 2,48,000, 2%। भूमिज 2,09,000, 2.42%। महली 1,52,663, तकरीबन 1.77%। माली पहाड़िया ये है 1,35,000, तकरीबन 1.57%। और लास्ट में बचा है चेरो, जिसकी जनसंख्या दिखा रहा है 11 के जनगणना के द्वारा 95,000, तकरीबन जनसंख्या है 1.11%। बाकी जो 34 में छूट गए उसकी जनसंख्या 1% है, जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं। कुल 34 अभी जनजातियां झारखंड में है, एसटी में, उनकी मैं 1% या 1% से बिलो है या फिर वो लेस देन 1%। सरकारी नौकरी की आंकड़ा 1947 से आज तक देखिएगा ना, उरांव जात की जनसंख्या यहां पे है 19% और नौकरियां 80%। सांताल की जनसंख्या 31%, नौकरी 1%। और बाकी मुंडा हो, खरवार, लोहरा, ये सबको तो नौकरी है ही नहीं। टीआरआई की बात बोले आप, टीआरआई में चपरासी, मुंशी, बड़ा बाबू, ऑफिसर, एमबीबीएस, डॉक्टर, पूरे एसटी उरांव हैं। 80% नौकरी उरांव के पास है। हकमारी किसने किया था? कुर्मी ने। कुर्मी खा रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई कुर्मी को ओबीसी में रखा गया है, फिर मैंने तो 28% आरक्षण को लेकर कुर्मी काहे ने आंदोलन कर आप फिर मेरे बात को नहीं समझे, मेरी बात को। बिल्कुल आपकी बात। मैं अभी पहले ये ब्रीफ कराने चाह रहा हूँ, चलिए, ये ब्रीफ, ये पहले इस ब्रीफ को समझिए दादा, वो अलग चीज है। अभी बताइए हकमारी कौन कर रहा है? अगर इक्वलिटी किया जाता तो सबसे ज्यादा तो संथाल को मिलना चाहिए नियोजन। आज जाइए संथाल गांव, आपके अगल बगल में मांझी गांव है, कितने लोग नौकरी करते हैं दादा? नहीं के बराबर। यह सच्चाई है। पूरे झारखंड में संथाल का जो जमीन, माने एसटी का जो आरक्षण है, वो ऐसा मशीनरी या फिर उड़ाव ले जा रहे हैं और सबका हकमारी खा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन कुर्मी एसटी में आ जाएंगे ना, तो जितने छोटे छोटे जाति हैं, जितने का लोग हकमारी कर रहे हैं, और ये प्रोपेगेंडा पूरे राज्य के अंदर जो फैलाया जा रहा है ना, ये उरांव के द्वारा किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि हम अकेले खा रहे थे, कुर्मी आएगा तो कहीं ना कहीं
लड़ने वाला, झगड़ने वाला और सबको हक हकूक दिलाने वाला जात है, वो जैसे आएगा उराव की सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है दादा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये डाटा बता रहा हूँ दादा। बोलिएगा मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ये डाटा आप दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। जरूर आप दिखाइएगा और तब पता चलेगी कि हकमारी किसके खा रही है। मैं बताता हूं, जिस दिन आदिवासी में हम शामिल हो जाए, ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल हो जाएंगे। और आरक्षण जो 26% आज है या 28% जो हम लोग आदिवासी का है, वो सीधे 50% पार कर जाएगा। और जितने यहाँ के लोकसभा, विधानसभा, संविधान में तो 50% आरक्षण की ही अनुमति है। अभी ईडब्ल्यूएस लगा के 60% हुआ, ये बात मैंने फिर बोला ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस बताओ यार, आप बड़ा रहीम भाई बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। ईडब्ल्यूएस दादा किस आधार पे आरक्षण मिला? उसके आर्थिक आधार पे। टीआरआई रिपोर्ट था किसी राज्य सरकार ने अनुमोदन किया था क्या? कौन टीआरआई किया? लेकिन उसमें तो आरक्षण हुआ नहीं, देश के अंदर कहीं लड़ाई हुआ? वो टीआरआई तो देखिए, टीआरआई जो है ना, जनजाति को सूचीबद्ध करने के लिए, आरक्षण के लिए। दादा ईडब्ल्यूएस क्या है? आरक्षण है। आरक्षण है, आरक्षण है ना, तो उसका तो रिपोर्ट फॉर्मेलिटीज तो होनी चाहिए ना। आर्थिक सर्वे कहां से आपने कर लिया? किसने रिपोर्ट दिया आपको? और 10 दिन कहीं धरना नहीं, कहीं प्रदर्शन नहीं, कहीं रेल टेका नहीं, कहीं कोई मार, कहीं दंगा नहीं, कहीं किसी तरह कोई बात नहीं, और 10% आरक्षण दे दिए जिसकी जनसंख्या 5% नहीं है। ये अनइक्वलिटी नहीं करिए, देश के अंदर अनइक्वलिटी नहीं करिए। देश के अंदर अनइक्वलिटी अगर हुआ तो बहुत देर नहीं लगेगा नेपाल जैसा होने में। आप बात करते हैं ओबीसी का, ओबीसी में 164 जाते हैं, 28% आरक्षण बात करते हैं। ये लास्ट टाइम में जेपीएससी का जो रिजल्ट निकला, उसमें 100 के आसपास सीट जो है जनरल ले लिए, 100 के आसपास सीटें जो है कि एसटी ले लिए। बाकी समुदाय है कि नहीं झारखंड में? अभी मैं कल देख रहा था, कहीं कोई सोशल मीडिया में देख रहा था कि ओबीसी समाज अभी अपने हक की बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री अगर ओबीसी आरक्षण की बात किया तो सीधे मनुवादी जो हैं उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई ये पूरे बीजेपी को खत्म कर देगा। ए मोदी जी, इसको जल्दी हटा। दादा एक चीज हम आपको बता देते हैं, हम जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये आप चाहते हैं? यही है, ये होना चाहिए। हम देश संविधान पे क्यों देश चल रही है? देश संविधान क्यों बनाया गया? प्रदीप दा, आप ये ऐसा चाह रहे हैं? हाँ भाई, कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही तो इक्वलिटी है, यही तो अम्बेडकर जी बोलते थे। समानता क्या है दादा? आप समानता बोलते हैं, समानता इक्वलिटी क्या है? यहाँ तो हम देख रहे हैं जितने एसटी एससी के आरक्षण है उनकी सीट को भी खाली करके जनरल की सीट को जनरल के लोग उसको भर। यही तो हम लोग की लड़ाई है दादा, आप नहीं समझ रहे हैं। एसटी का सीट क्यों छूट जा रहा है? आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं दादा। हमारी तो लड़ाई इसी बात का है कि आप बोल रहे हैं हकमारी कर रहा है, आपका हक कोई और खा रहा है। वो ठीक है, वो ठीक है। जब मैं भाई होके हिस्सेदारी मांग रहा हूं तो बुरा लग रहा है, और उसमें जयराम को दोषी दे रहे हैं। अरे जयराम तो सबके बारे में सोच रहा है दादा। अरे वो अपना फंडामेंटल राइट का, अपना हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब जब वो लड़ाई लड़ रहा है तो बोलता जातिवाद कर दे रहे हैं। और ये नैरेटिव सेट करने वाले कौन है? ये कहने की बात नहीं है, आप चीजों को समझ सकते हैं। आज भी आपको बता देते हैं दादा, देश के अंदर संवैधानिक तौर पे जो जितने लोग हैं, ओबीसी में 164 जात थे। आप 27% की बात बोले, कितना परसेंट होगा दादा? 0.00 कितना होगा हमको भी नहीं पता, यदि भाग दीजिएगा तो। ये न्यायोचित है क्या? एकदम नहीं। ईडब्ल्यूएस आप दे दिए, आर्थिक रूप से बोले कि दे दिए। ये संविधान में ऐसा आरक्षण का जो पहली बार लागू हुआ तो था ही नहीं, ये आधार, आर्थिक आधार था ही नहीं। हुआ क्या? जिनकी आबादी शैक्षणिक प्रशासनिक क्षेत्र में जिन समुदायों की नहीं थी, उनके लिए आरक्षण था कि भाई देश को चलाने के लिए सभी जाति समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो। इसके लिए आरक्षण लाया गया था। लेकिन आरक्षण का मतलब आर्थिक आधार नहीं माना गया था, और उस वक्त ये साफ कहा गया था कि भाई इसको कोई आर्थिक कमजोरी के आधार पर आरक्षण दे रहे, ऐसा ना सोचे। वही तो मेरा कहना है पत्रकार महोदय। आज हम लोग रेल टेका किए, आपने एक बड़ा सवाल पूछे कि अन्य लोग बोल रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी कैसे बनेगा। मैं अन्य लोगों की बात कर रहा हूँ, और इसलिए अन्य लोगों की बात किया मैंने। जो अन्य लोग हैं, अन्य लोगों को कैसे मिल गया? अन्य लोगों को कैसे आरक्षण मिल गया 10%? अन्य लोग वही लोग पूछने वाले आपसे हैं। मैं अन्य लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ
क्या इन लोगों को 10% कैसे मिला? ईडब्ल्यूएस पे सवाल खड़ा कीजिएगा तो समझ रहे हैं क्या हाल होगा। नहीं 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 दादा, लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं बातों को बेबाकी से रख वैसे सकता हूं। समुदाय पे आप नहीं नहीं, मैं किसी समुदाय वैसे समुदाय का आप आरक्षण की बात कर, रुकिए दादा, हम्म। जिसने कभी रोड पर उतरा नहीं, हम्म। कभी एक आवाज नहीं उठाई, हाँ। लेकिन उनको ईडब्ल्यूएस के तर्ज पे 10% मिला है। यही तो बात बोल रहे कि उनको कैसे दे दिए आप। अगर ईडब्ल्यूएस को 10% मिल सकता है तो मैं 1950 से पहले जो ओरिजिनल थे, हम क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये मेरा यक्ष प्रश्न है। मेरा यक्ष प्रश्न इस बात का है। मैं किसी के हकमारी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी हक जा रही है तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। ठीक है प्रदीप दा, आप ओबीसी के लिए लड़िए ना। अरे भैया, मैं जिसमें हूं वो ना लड़ूं? ओबीसी वाले ओबीसी लड़ेंगे, उसका जिम्मा मैं लिया हूं, उसका ठिका मैं लूं। अभी तो आप ओबीसी में हैं। अरे भैया, ओबीसी में मुझे भेज दिया गया, मैं था ही नहीं कहीं ओबीसी में। ओबीसी में मुझे क्यों भेजा गया, यही तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। 1950 में 6 सितंबर 1950 को जिस दिन एससी एसटी और ओबीसी बनाया गया, ओबीसी मुझे किस आधार पे भेजा गया? मेरे को ओबीसी क्यों भेजा गया? किस आधार पे मैंने 13 में से 12 को रखा और 13वां को ओबीसी में भेजा? किस आधार पे? उसका मुझे कोई पेपर दे दे, रिटर्न दे। मैं कोई मांग नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मुझे एसटी में रखो। आप ये समझना चाह रहे हैं कि 1950 में जब सूची से आप लोग को हटाया गया, हाँ, तो उसका आधार क्या था क्या और था? क्या क्यों हटाया गया? जब 13 में से 12 को रख दिया, मैं अछूता था क्या? मेरे साथ तो पार्सलिटी हुआ। मेरे साथ तो कहीं ना कहीं मेरे कौम के साथ, हमारी जाति के साथ 75 साल का, आज यदि एक साल में यदि 1 लाख लोगों का नियोजन होता तो 75 साल में 75 लाख लोगों का नियोजन होता। उस नियोजन को किसने खाया? कुछ लोग कह रहे हैं कि आजकल जो ये कुर्मी नेता लोग हैं ना, इनको ज्यादा मतलब आदिवासी बनने का शौक चढ़ा है, जबकि कभी भी ये विनोद बाबू ने आवाज नहीं उठाई। नहीं नहीं दादा, ये नहीं है। आप एक पेपर में पढ़िएगा, हिंदुस्तान में लिखा हुआ था कि कुर्मी विनोद बाबू आदिवासी घर में जन्मे हैं। वो ठीक है, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ी। ऐसा नहीं, सब दिन लड़े हैं ये लड़े, सब दिन लड़ाई लड़े हैं। लड़ाई लड़े, लड़ाई का उसमें स्तर नीचे था, क्योंकि उस दिन झारखंड अलग लड़ाई में विनोद बाबू थे और वो एक सर्वमान्य नेता थे, वो सारे लोगों को लेके चलते थे। लेकिन वो ये नहीं सोचे थे कि इन बातों को लोग हमारे प्रति करेंगे। लोग जिस तरह का मतलब सवाल उठा रहे, मैं उसके आधार पे पूछ रहा हूँ। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक उनका जो बेटा है, उसने ये बयान दिया कि विनोद बाबू ने कभी आदिवासी की लड़ाई नहीं लड़ी, और उनका नाती जो है वो कह रहे हैं कि भैया 4-4 जगह 5-5 जगह सरकार को उन्होंने ज्ञापन, तत्कालीन उस वक्त के सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम किए। आप तो किसके? जवाब दे दिए पत्रकार महोदय, यानी वो न्यूट्रल हो गया। अच्छा ठीक है। न्यूट्रल नहीं नहीं, मैं ये खत्म हो गया वहीं पे। एक आदमी ने बोला नहीं और एक आदमी ने बोला हाँ। तो फिर किसकी बात मानी जाए? नहीं नहीं, मानी जो कौम बोलेगा, जो पूरा समुदाय बोलेगा, जो मास बोलेगा, जो पूरा समुदाय बोला, पेपर बोलेगा। नहीं, आप मेरा किसकी बात provision मान रहे हैं? आप हम मानेंगे आर्टिकल को, हम मानेंगे धारा को, हम मानेंगे प्रोविजन को, जो समय की सरकार का गजटियर थे। विनोद बाबू पे बात, हम विनोद बाबू को मानते हैं, हम विनोद बाबू का अनुयायी हैं। हम विनोद बाबू का जो सत्य बात है उनको मानेंगे। अब उनका लड़का उनके जैसा हो ऐसा कोई माने नहीं ना होता है। जब उनका नाते उनका नाती उनके जैसा हो, इसलिए वो बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हम आदिवासी हैं। तो हम तो उनको मानेंगे कि विनोद बाबू जो अच्छे बात करते थे। विनोद बाबू हमारे आज भी, विनोद बाबू ने तो ये भी कहा था कि ये जो कांग्रेस है और जनसंघ है, ये हमारी भलाई नहीं कर सकते, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये सामंतवादियों की पार्टी है। लेकिन क्या कुर्मी कांग्रेस और जनसंघ के साथ में नहीं है? एक वो चीज बताइए दादा, हमको बहुत अच्छा बोले आप कि कांग्रेस और जनसंघ उसके लिए उन्होंने पार्टी बनाई, जेएमएम पार्टी बनाई। पूंजीपतियों की पार्टी है और एथिक की हुई। और आज कांग्रेस किसके, जेएमएम किसके साथ है? जेएमएम किसके साथ है? पूछिए इसके। तो आप बोल रहे हैं हमको, तो हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। विनोद बाबू के आदर्श को अगर माना उन आदर्शों को तो फिर ठीक है। जेएमएम आप बोल रहे किसके साथ में है, हाँ। तो फिर कुर्मी काहे अलग एक पार्टी बना ली? नहीं नहीं, कुर्मी, अरे भाई जिसकी आबादी ज्यादा रहेंगे, जिसके लोग ज्यादा रहेंगे, जिसके मास ज्यादा रहेंगे, वो तो हमेशा लोग अपना हक हकूक के लिए तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय पार्टी उस लड़ाई को नहीं लड़ती। उसके लिए अलग पार्टी, विनोद बाबू की पार्टी है ना जेएमएम। अरे भाई, विनोद बाबू की पार्टी जेएमएम है। वो उस वक्त के अध्यक्ष थे। अरे भाई, तो वही तो बात बोल रहे हैं कि आज विनोद बाबू की पार्टी को लोग बोलते हैं कि मेरी पार्टी है, आज आदिवासी बोलते हैं मेरी पार्टी है, जबकि उस पार्टी को बनाने वाले विनोद बाबू ने मांझी मातो भाई भाई बोले, हमारे संविधान में लिखवाएं, और वो संविधान को मान भी रहे हैं 36 नंबर में।
लेकिन पार्टी आज किस विचार से चल रहा है वो आप तो देख रहे हैं। तो फिर 1986 में अलग क्यों हो गई ये पार्टी? नहीं नहीं, देखिए विचार में लड़ाई हुई, वैचारिक लड़ाई हुआ, और कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ, और षड्यंत्र के तहत इन्हें अलग पलट हुआ। क्योंकि पॉलिटिकल वो सब है, पॉलिटिकल होते रहती है। तो समझ सकते हैं, ये थे प्रदीप बाबू। हम झारखंडियों को समझना है, अगर हम लोग आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही तर्क वितर्क करेंगे, तो हम लोग अधिकार से वंचित हो जाएंगे। जिस तरह झारखंड के पूरे परिवेश को हम लोग देखते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ना ही वो लोग अच्छे ब्यूरोक्रेट्स में हैं, ना ही कोई बड़े ऑफिसर हैं। सिर्फ हम लोग के पास में विधानसभा है, और इस विधानसभा में भी राज करने के लिए ये लोग तरह तरह के षड्यंत्र अपना रहे हैं और हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा ग्रामीण टीवी के माध्यम से। मैंने प्रदीप दा से बहुत लंबी बातें की, आप लोग भी सुन ही रहे थे, लगभग 40-50 मिनट बातचीत हुई है। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के जो मूल हैं, यहाँ के जो झारखंड को अलग करने में जो लोग शहीद हो गए, कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन यहाँ के लोग आज भी अधिकार से वंचित हैं। और ये अधिकार तभी मिलेगा जब सभी लोग एकजुट होकर झारखंड के लिए काम करेंगे, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर आपस में उलझ गए तो फिर झारखंड का क्या होगा? जरूर अपना राय और कमेंट रखिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।